नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जो बच्चों और पेरेंट्स इस बात से अनजान है कि कोरोना की वजह से अब की बार परीक्षाएं नहीं होंगी, उनके लिए बड़ी खबर यह है कि राज्य सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि इस साल सभी कक्षाओं की परीक्षा होगी। बिना परीक्षा किसी भी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग के फैसले में कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 9 तक और 11वीं के बच्चों को बिना परीक्षा प्रमोट नहीं किया जाएगा। इन कक्षाओं के अलावा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी होगी। सरकार के इस फैसले से कोई बच्चा पीछे न छूट जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए आओ घर में सीखे अभियान की शुरुआत कर दिया है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वो घर पर बच्चों को परीक्षा की उसी तरह से तैयारी कराएं जिस तरह से वे कोरोना काल से पहले कराते थे। सरकार के इस फैसले से करीब करीब ये साफ हो गया है कि इस साल जीरो सेशन होने की संभावना नहीं है। खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 65,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 80 लाख विद्यार्थियों और निजी स्कूलों के करीब 70 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। कोरोना की मार और बजट का अभाव, पढ़ें तो कैसे पढ़ें बच्चे। जिन टैलेंटेड बच्चों को लैपटॉप मिलना था नहीं मिला, नतीजा आधी अधूरी पढ़ाई। यह बड़ी खबर है प्रदेश के शिक्षा विभाग से। कोरोना के चलते जहां एक ओर शिक्षा सत्र बेपटरी हो चुकी है, वहीं स्टूडेंट्स को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। पिछले 8 महीने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन इस बार भी स्कूली बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले हैं। जबकि ऑनलाइन पढ़ाई में यदि समय पर बच्चों को लैपटॉप मिलते तो सहायक सिद्धि होते। बजट के अभाव में इस बार 8वीं सहित 10वीं व 12वीं के प्रतिभाशाली बच्चों को लैपटॉप से वंचित रहना पड़ रहा है। इन बच्चों के अभिभावक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लैपटॉप के लिए पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली बच्चों को बढ़ावा देने के लिए ये सरकारी योजना है। इसके अंतर्गत सभी वर्गों के उन बच्चों को लैपटॉप मिलता है जिन्होंने 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उन्हें वरीयता के आधार पर लैपटॉप का वितरण किया जाता है। साल 2018 में 27,900 स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए थे, जबकि साल 2019 और साल 2020 की बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले। सरकार और सहकारी कर्मियों में भिड़ंत, किसानों का ऋण वितरण प्रभावित। प्रदेश में रबी के फसलों की बुआई का सीजन जारी है और सरकार ने इस सीजन में किसानों को 8,265 करोड़ रुपए ऋण देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कॉमन कैडर की मांग को लेकर 16 अक्टूबर से जारी सहकारी कर्मियों के कार्य बहिष्कार की वजह से मात्र 714 करोड़ रुपए ऋण का वितरण हुआ है और लगातार कार्य बहिष्कार जारी है। मंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई कि कॉमन कैडर लागू किया जाएगा, अभी तक भी उस पत्रावली को 4 दफे फाइनेंस विभाग में भेजा जाकर कोई सकारात्मक निर्णय पर नहीं पहुंची है। स्थिति ये है कि प्रदेश के 33 जिलों में मात्र 10% ऋण का वितरण हुआ है। वहीं सहकारी कर्मचारी 18 फरवरी 2019 को हुए समझौते के मुताबिक कॉमन कैडर की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं सहकारिता मंत्री संसाधन जुटाकर ऋण वितरण करवाने की बात कह रहे हैं। किसानों की MCL बनी हुई है, उसके अनुसार उनको बराबर कर दिया जाएगा। जितने हमारे पास संसाधन बढ़ रहे हैं, पहले हमने उनको 25,000 तक ऋण दिया था, उसके बाद 50,000 तक किया है और फिर 75,000 किया और अब और ज्यादा संसाधन जुटा करके उनकी MCL है वहां तक देने का हम प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जापानी संस्था जायका को 1,162.2 करोड़ रुपए के कर्ज की स्वीकृति के लिए आग्रह किया है। दरअसल राज्य सरकार जोधपुर समेत 5 शहरों और 2,104 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए
राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय योजना को जल्द पूरा कराना चाहती है और इसी के लिए फंड जुटाने की कोशिश हो रही है। सीएम ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उसमें कहा गया है कि जोधपुर, फलौदी, बिलाड़ा, पीपार सिटी और समदड़ी के साथ साथ 2104 गाँव में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण योजना को जल्द पूरा कराने की जरूरत है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 6 मार्च 2020 को ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलात विभाग में ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे 11 जून 2020 को विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने अनुमोदित कर दिया था, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए फंड का इंतजाम नहीं हुआ है। सीएम ने अपने खत में ये भी लिखा है कि राज्य सरकार ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को इस पेयजल योजना की डीपीआर भी भेज दी है। लिहाजा केंद्र सरकार ऋण की शीघ्र स्वीकृति हेतु वित्त मंत्रालय को निर्देश दे ताकि राजस्थान के लोगों को पीने का पानी मिल सके। कोटा देहात एसीबी ने गुरुवार को झालावाड़ में कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी समेत 2 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ रंगलाल मीणा, वरिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त जिला प्रयोजन समन्वयक दीपक वर्मा शामिल है। हालांकि ट्रैप की भनक लगने से सहायक लेखा अधिकारी चकमा देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने भवन निर्माण के 22 लाख का बिल पास कराने के नाम पर 2% के हिसाब से 44,000 रुपए की मांग की थी। आरोपियों ने पीड़ित को दीपक वर्मा को कैश देने को कहा और दीपक ने पैसे पहुंचाने के लिए पीड़ित को कोटा में न्यू क्लॉथ मार्केट के पास बुलाया। इसी बीच एसीबी की टीम हरकत में आई और जैसे ही आरोपी दीपक ने रुपए लिए, एसीबी टीम ने उसे पकड़ लिया। एसीबी की इस कार्रवाई से झालावाड़ शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। झुंझुनू में इन दिनों वैसे होटलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो बिना इजाजत शराब परोस रहे थे। इसी कार्रवाई के दौरान जिला स्पेशल टीम ने पिछले 48 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 जगहों से अवैध शराब जब्त कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला स्पेशल टीम का कहना है कि पहले दिन झुंझुनू शहर, सूरजगढ़ और चिड़ावा में और फिर दूसरे दिन मुकुंदगढ़ में कार्रवाई की। मुकुंदगढ़ में सालासर रोड पर होटल बबलू से अवैध शराब की 13 पेटी जब्त की गई। यहाँ पर बाकायदा झेपू बनाकर बार के रूप में शराब की खुली बिक्री हो रही थी। यहाँ मौके से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। उधर मंडावा रोड पर झंकार होटल और सूरजगढ़ में जय श्री होटल से अवैध शराब जब्त कर दोनों जगह से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला झुंझुनू में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को देखते हुए श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार झुंझुनू शहर की विभिन्न होटलों में अवैध रूप से शराब बेचने की सूचना मिली। इस पर श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सालासर रोड पर बबलू होटल है जिसमें अवैध रूप से शराब की भारी मात्रा मिली है। जिस पे अभियुक्त संजय सनोप भगवानाराम जाति जाट निवासी कानासर को गिरफ्तार कर महाल मुलजिम लोकल थाना अधिकारी या नाम रामसुर बराला को सुपुर्द कर दिया गया। भरतपुर के बयाना अस्पताल में पुलिस और पब्लिक की ये भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ हंगामा हुआ है, जिसे शांत कराने पुलिस को आना पड़ा है। दरअसल बयाना अस्पताल में देर रात उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई और इस मौत के लिए उसके परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों की लेट लतीफी और लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। 10 मिनट बाद में आया वो बाहर निकल के तो बोल रहा है कि तुम भरतपुर ले जाओ इसको, सही है अभी तो। फिर मैंने देखा उसको झंझोर के अंदर से घुसा, मेरे को घुसने नहीं दिया पहली बात तो उसने। फिर मैं ज़बरदस्ती घुस गया उसमें। जब मैंने झंझोर के देखा तो मर गई। मरने के बाद में फिर मैंने बोला मैंने भाई ये मर गई, मैं मरी को कहाँ पर लेके जाऊँ, भरतपुर कैसे लेके जाऊँ। जबकि डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने प्रसव के दौरान किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती। 8-8:30 बजे ये चंचल नाम की पेशेंट आई थी तो हमने देखा है डॉक्टर साहब सिंह की ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी थी। अंदर चर्चा खाने में देख कर इसको और लेबर पेन में मान के और इसको इंजेक्शन लगा दिया कि भाई अगर वास्तविक दर्द होंगे तो बढ़ जाएंगे, डिलीवरी के अगर झूठे दर्द होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने उसको एंटीबायोटिक और एक डीबीएन इंजेक्शन लगवा के
और उसके सारे पैरामीटर देख के और सोनोग्राफी एडवाइस कर दी थी। सोनोग्राफी करवाई, सारा सोनोग्राफी नॉर्मल है, और खुद के पास है सारे डाटा नॉर्मल है, लेडीज के बच्चे के सब नॉर्मल है। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ कोविड-19 एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। मरीजों की संख्या दिन व दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दौसा स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्तर पर ही लोगों को ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराने का अहम फैसला लिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BK बजाज ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों को ग्रामीण स्तर पर ही ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस वक्त दौसा जिला अस्पताल में वेंटिलेटर ऑक्सीजन वाले बेड की सुविधा है, लेकिन जिले के CHC और PSC में ऑक्सीजन वाले बेड का अभाव है। ऐसे में अब सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बड़े कस्बों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5-5 ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए जाएंगे, ताकि कोविड-19 के मरीजों का स्थानीय स्तर पर ही उपचार हो सके और उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। कुछ और भी करने जा रहे हैं, जैसे CSC लेवल पे, छोटी जो CSC लेवल हैं, बड़ी PSC हैं जिन पे हमारे भर्ती की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर 5 बेड ऑक्सीजनेटेड बेड करने जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे भी अगर कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है या सांस में तकलीफ होती है तो वहाँ भर्ती किया जा सके। इससे संबंधित सभी स्टाफ को हम ट्रेनिंग देना चालू कर दिया है, ताकि कहीं भी हमारे इस तरह की तकलीफ आए तो मरीज को तकलीफ नहीं हो। एक नजर में ऐसा लगता है जैसे सालों पीछे पहुंच गए हैं। सिर पर पानी की मटका ढोती महिलाएं हैं, सड़क के नाम पर कच्ची पगडंडियां और रोशनी के लिए वही पुरानी दियाबाती। बुनियादी सुविधाओं की बाट जो रहा ये बूंदी जिले का रामनगर कंजरवस्ती है, जहां के लोग आज भी पानी, सड़क, बिजली और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के इंतजार में हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ की महिलाओं को कई कोस चलना पड़ता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि राजनीतिक उदासीनता की वजह से बूंदी जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ का विकास नहीं हो पाया है और यहाँ के 5000 लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की सहायता नहीं है सर, पानी बहुत दूर पड़ता है, हमारा माथे पे ले जाते हैं, माथे पे पानी की सहायता कुछ भी नहीं है। पानी की सहायता करो, जिसके वोट देंगे हम तो। गरीब आदमी है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, पानी की कोई स्थान नहाने को पानी नहीं है और कोई लाइट बिजली का बिल बहुत निकाल रहे। गरीब आदमी इतना बिल, हम बच्चों का पालन करेंगे या लाइट का बिल देंगे? कितनी दूर से पानी लाते हो? हम 3-4 किलोमीटर से दूर से पानी लाते हैं। कुछ कर दिखाने का हौसला हो, मन में जीत की जिद हो, अपनी मेहनत और लगन पर पूरा विश्वास हो, तो फिर मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। पश्चिम बंगाल के रहने वाले तुहिन डे ने इसे साबित कर दिखाया है। सेरिब्रल पल्सी बीमारी से ग्रसित तुहिन डे ने कोटा में रहकर कमाल किया है। न सिर्फ JEE मेंस में 438 कैटेगरी रैंक हासिल की, बल्कि इसी रैंक के आधार पर तुहिन डे अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर पश्चिम बंगाल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करेगा। कोटा को तो हम भूल ही नहीं पाएंगे, कभी आगे कहीं भी रहे तो इसके मतलब इसके लिए हम लोग को आभारी है एलन का, जो एलन हमारा इतना साथ दिया। मेरा बच्चा का प्रॉब्लम रहते हुए भी हम लोगों का भी सोचा भी नहीं है जो हम लोग इतना ये लोगों को मदद करेगा बोल के, लेकिन आने के बाद भी इतना मदद मिला, इसका लिए कुछ बोलने का ही नहीं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। सेरिब्रल पाल्सी से ग्रसित तुहिन के शरीर में ऑर्थोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जिनेटा विकार है, जिसका मतलब मांसपेशियां इतनी कमजोर कि वो शरीर का भार नहीं उठा सकती। तुहिन न हाथ हिला सकता है और न अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसके बावजूद तुहिन ने कमाल किया है। सपना पूरा होता दिख रहा है, क्यों मैं तो स्टीफन हॉकिंग से नहीं मिल पाया, किंतु मेरा जो इच्छा था, जो नहीं मेरे को एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है स्टीफन हॉकिंग के तरह, जो मैं उनका अपना आइडियल मानता था, वो मेरा सपना पूरा हुआ है। और 20 मिनट 20 खबर में आप बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात करीब 11:15 बजे प्रतापगढ़ में शादी समारोह से वापस लौट रही एक SUV
प्रतापगढ़ लखनऊ हाईवे पर देसराज इनारा गांव के पास खड़े एक ट्रक में जा टकराई और इस टक्कर में उसके आगे का हिस्सा ट्रक के नीचे चला गया, जिससे बोलेरो में सवार लोग अंदर ही फंस कर रह गए। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किसी तरह बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और 14 लोगों की मौत हो चुकी थी। इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। थाना क्षेत्र मानिकपुर अंतर्गत प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर एक बोलेरो और एक ट्रक में एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल सीओ कुंडा सर्कल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जो पुलिस बल पहुंचा, उनके द्वारा घटनास्थल पर क्षतिग्रस्त बोलेरो गाड़ी से 5 डेड बॉडी बाहर निकाली गई। इसके बाद जेसीबी द्वारा बोलेरो को ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया और जो क्षतिग्रस्त बोलेरो थी उससे 9 और व्यक्तियों की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा बरामद की गई। इस प्रकार इस दुखद दुर्घटना में लगभग कुल 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए और हालात बिगड़ने पर पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। बवाल तब हुआ जब अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने इलाके में 12 घंटे के बंद का ऐलान किया, जिसके समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। लेकिन बीजेपी के बंद के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया और जैसे ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आए, उनके बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद तो वहां भगदड़ मच गई। पुलिस की पिटाई से बचने के लिए दोनों पार्टियों के लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग सड़क किनारे बने एक मकान में घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने एक एक कर सभी को बाहर निकाला और उनकी लाठियों से जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस ने टीएमसी और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से पहले पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी के लोग सड़क पर आगजनी करते दिखे। इस दौरान बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए। ये टीएमसी हमारा बाहिनी लोग हमारा भारतीय कर्मी को लगातार खून कर रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव है, जिसे देखते हुए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ममता बनर्जी के मंत्री शुवेंदु अधिकारी के बागी तेवर बरकरार हैं। उन्होंने बंगाल के मेदिनीपुर में एक बड़ी रैली की, जिसकी वजह से एक बार फिर उन खबरों को हवा मिल गई कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से नाराज हैं, क्योंकि उस रैली में कहीं भी न तो ममता की तस्वीर दिखी और न ही टीएमसी का झंडा। सड़क से लेकर शुवेंदु अधिकारी के भाषण के मंच तक सिर्फ उनकी ही तस्वीर नजर आई। साथ ही लोगों के हाथों में दिखे 7 रंग के झंडे ने भी सबका ध्यान खींचा। ये पहली बार नहीं है जब शुवेंदु के मंच से ममता की तस्वीर नदारद हो। इससे पहले नंदीग्राम से भी मेदिनीपुर जैसी ही तस्वीरें आई थी। यही वजह रही कि मेदिनीपुर की रैली के बाद ये अटकलें लगने लगी कि शुवेंदु अधिकारी के बागी तेवर बरकरार हैं। हालांकि अपने भाषण के दौरान खुद शुवेंदु ने टीएमसी से अलग होने की अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की। टीएमसी नेताओं ने भी ये दिखाया कि पार्टी में सब ठीक है। शुवेंदु अधिकारी तो ऐसा कुछ किया नहीं जिसको बागी का करार दिया जाए। टीएमसी में नंबर 2 कहे जाने वाले और ममता के खास मंत्री माने जाने वाले शुवेंदु अधिकारी की नाराजगी की खबर सबसे पहले नंदीग्राम की रैली के बाद आई थी। वो रैली उन्होंने अकेले की थी और फिर कैबिनेट बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी ने हिंदू समुदाय के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी। राज्य के मुस्लिम समुदाय के मंत्री जावेद खान ने कोलकाता में एक मंदिर बनवाया और भव्य उद्घाटन समारोह के बाद मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया गया। धूमधाम से हुए इस समारोह में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और इन सबकी मौजूदगी में राज्य के मुस्लिम समुदाय के मंत्री जावेद खान और दूसरे टीएमसी नेताओं ने दीप जलाकर मंदिर का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने मां काली के दर्शन भी किए। कोलकाता के चौभागा इलाके में ये मंदिर जावेद खान ने ही बनवाया है, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि टीएमसी चुनाव से पहले हिंदू समुदाय के मतदाताओं के वोट पक्के करने की कोशिश कर रही है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अल्पसंख्यक वोटों की पतवार थामे राजनीति करने वाली टीएमसी को भगवान याद आ रहे हैं। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और मुस्लिम समुदाय के मंत्री के मंदिर बनवाने पर तंज कस दिया। हम तो हमेशा कहते हैं यहाँ तो सब हिंदू हैं। जबकि जावेद खान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए साफ कर दिया कि टीएमसी धर्म की सियासत नहीं करती। भाजपा की तरह धर्म में विश्वास नहीं करती। बंगाल के हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के मंत्री ने मंदिर बनवाकर टीएमसी के लिए हिंदू वोटरों को अपनी तरफ करने का रास्ता खोलने की कोशिश की, ऐसा माना जा रहा है।
मुंबई में शिवसेना के एक नेता की ओर से एक दुकान के नाम पर आपत्ति जताए जाने के बाद दुकानदार ने दुकान का नाम ढक दिया। करीब 70 साल पुरानी मुंबई की इस दुकान का नाम पाकिस्तान के शहर कराची के नाम पर कराची स्वीट्स रखा गया। लेकिन शिवसेना के एक नेता नितिन नंदगांवकर के विरोध के बाद दुकानदार ने दुकान का नाम ढक दिया। एक दिन पहले शिवसेना नेता ने सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कराची स्वीट्स नाम की इस दुकान के मालिक से कहते दिखे कि वो दुकान का नाम बदल दें। और अगले ही दिन बरसों पुरानी इस दुकान का नाम पेपर से ढका दिखा। यही नहीं, दुकान में जहां भी कराची लिखा गया था, हर उस जगह पर पेपर चिपका दिया गया ताकि किसी को वो नाम न दिखे। जो शिवसेना के नेता आए थे, उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी थी कि नाम बदल दें। तो उसके तुरंत बाद जो कराची स्वीट्स के जो आप देख रहे हैं नाम पूरी तरह से पेपर से ढक दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद दुकान के मालिक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ भी बोलने से बचते दिखे। अगर क्या आपकी पुश्तैनी जो है ये दुकान है, साफ तौर पे वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। बताया गया कि दुकान के मालिक को दुकान का नाम बदलने के लिए शिवसेना के नेता ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शिवसेना ने इस मामले से किनारा कर लिया, क्योंकि कराची स्वीट्स नाम की दुकान का नाम बदलने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मतभेद नजर आने लगे। और एनसीपी के साथ कांग्रेस ने भी इस बात का खुलकर विरोध किया। उसका कोई जानबूझ के कोई गलत इंटेंशन है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुख्यमंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि आप चुपचाप तमाशा मत देखिए। जिसके बाद शिवसेना की ओर से संजय राउत ने ट्वीट किया और इस मामले से पार्टी को अलग कर लिया। उन्होंने ट्वीट करके ये बात साफ की कि दुकान का नाम बदलने की मांग से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। मुंबई में शिवसेना के एक नेता की ओर से एक दुकान के नाम पर आपत्ति जताए जाने के बाद दुकानदार ने दुकान का नाम ढक दिया। करीब 70 साल पुरानी मुंबई की इस दुकान का नाम पाकिस्तान के शहर कराची के नाम पर कराची स्वीट्स रखा गया। लेकिन शिवसेना के एक नेता नितिन नंदगांवकर के विरोध के बाद दुकानदार ने दुकान का नाम ढक दिया। एक दिन पहले शिवसेना नेता ने सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो कराची स्वीट्स नाम की इस दुकान के मालिक से कहते दिखे कि वो दुकान का नाम बदल दें। और अगले ही दिन बरसों पुरानी इस दुकान का नाम पेपर से ढका दिखा। यही नहीं, दुकान में जहां भी कराची लिखा गया था, हर उस जगह पर पेपर चिपका दिया गया ताकि किसी को वो नाम न दिखे। जो शिवसेना के नेता आए थे, उन्होंने साफ तौर पर धमकी दी थी कि नाम बदल दें। उसके तुरंत बाद जो कराची स्वीट्स के जो आप देख रहे हैं नाम पूरी तरह से पेपर से ढक दिया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद दुकान के मालिक से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ भी बोलने से बचते दिखे। अगर क्या आपकी पुश्तैनी जो है ये दुकान है, साफ तौर पे वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। बताया गया कि दुकान के मालिक को दुकान का नाम बदलने के लिए शिवसेना के नेता ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद शिवसेना ने इस मामले से किनारा कर लिया, क्योंकि कराची स्वीट्स नाम की दुकान का नाम बदलने के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में मतभेद नजर आने लगे। और एनसीपी के साथ कांग्रेस ने भी इस बात का खुलकर विरोध किया। उसका कोई जानबूझ के कोई गलत इंटेंशन है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुख्यमंत्री से मैं गुजारिश करूंगा कि आप चुपचाप तमाशा मत देखिए। जिसके बाद शिवसेना की ओर से संजय राउत ने ट्वीट किया और इस मामले से पार्टी को अलग कर लिया। उन्होंने ट्वीट करके ये बात साफ की कि दुकान का नाम बदलने की मांग से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है। और चलते चलते एक नजर कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। सऊदी अरब और इराक ने करीब 30 साल के बाद अपनी सीमा को एक दूसरे के लिए दोबारा खोली। 1990 में इराक के कुवैत पर हमला करने के बाद सऊदी अरब ने उससे अपने रिश्ते खत्म कर दिए, जिन्हें ठीक होते होते 30 साल का वक्त लग गया। रिश्तों में गर्माहट आने के बाद सऊदी अरब ने इराक के लिए अपनी सीमा भी खोल दी। बगदाद में सऊदी अरब के राजदूत और इराक के गृह मंत्री ने फीता काटकर अरार बॉर्डर को दोनों देशों के लिए खोल दिया। सीमा के खुलने से दोनों देशों ने वहां तरक्की और बेहतरी की उम्मीद जताई। हालांकि 2015 में दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते बहाल हो गए थे, लेकिन तब सरहद को कारोबार के लिए खोलने का फैसला नहीं हुआ था। हालांकि इराक के हज यात्रियों के लिए इसे साल में एक बार जरूर खोला जाता था ताकि वो मक्का जा सके। दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सैंटियागो में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस की सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी उन लोगों की रिहाई की मांग कर रहे थे जिन्हें संविधान में बदलाव की मांग करने पर जेल में बंद कर दिया गया था। और इस मुद्दे पर सैंटियागो की सड़कों पर सरकार का विरोध कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते दिखाई दिए। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। इसके अलावा भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई। पानी की बौछार से थोड़ी ही देर में सड़कें खाली हो गईं, लेकिन कुछ लोग उसके सामने भी डटे रहे।
हालांकि थोड़ी ही देर में उनकी भी हिम्मत जवाब दी गई। इससे पहले प्रदर्शनकारी अपना विरोध जताने के लिए बर्तनों और बिजली के खंभों को पीटते नजर आए। इस दौरान लोगों ने चिली के राष्ट्रपति के इस्तीफे की भी मांग की। चीन के 3 उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद चेतावनी जारी कर दी गई। वहां मौसम ने ऐसा खतरनाक रूप अख्तियार किया है कि लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। और रूस की सीमा से लगने वाले चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में तो हाल इतना बुरा हो गया कि मौसम विभाग को खतरनाक बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। वहां बर्फ का ऐसा तूफान आया कि वहां कुछ इलाकों में 17 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई। सामने आए एक वीडियो में तेज हवा और बर्फबारी के बीच कई लोग जान बचाकर भागते नजर आए। प्रांत के कई इलाकों में सड़कें तो जैसे गायब ही हो गई, उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। इससे ट्रैफिक की रफ्तार तो धीमी पड़ी ही, कुछ जगह तो गाड़ियों ने दम ही तोड़ दिया। एक इलाके में बर्फ से भरी सड़क पर एक आदमी अपनी गाड़ी को धक्का मारता दिखा, लेकिन उसकी कार टस से मस नहीं हुई। कई राहत और बचाव कर्मी सड़क से बर्फ हटाते नजर आए, लेकिन इतनी बर्फ को हटाना इंसानों के बस की बात नहीं थी, इसलिए मशीनें भी काम पर लगानी पड़ी। वहीं चीन के जिलिन और लियाओनिंग प्रांतों पर दोहरी मार पड़ी। वहां बर्फ गिरने के साथ ही तेज बारिश भी हुई, जिसके बाद पारा कई डिग्री लुढ़क गया। रूस की राजधानी मॉस्को में वैज्ञानिकों ने इमारतों को सैनिटाइज करने वाले एक ऐसे हाईटेक रोबोट का ट्रायल शुरू किया जो कोरोना वायरस को मारने के लिए सैनिटाइजर का नहीं बल्कि अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करता है। वहां के एक ऐतिहासिक म्यूजियम में इस रोबोट को काम पर लगाया गया है, जहां रोबोट से नीली बैंगनी रंग की तेज यूवी लाइट निकलती नजर आई। अल्ट्रावायलेट लाइट को वायरस और बैक्टीरिया को मारने में कारगर माना गया है, क्योंकि ये कीटाणु के डीएनए को ही नष्ट कर देती है। ऐसे में ये रोबोट म्यूजियम के कोने कोने में जाकर अपनी यूवी लाइट बिखेरता दिखा। कहीं रोबोट बिना किसी ऑपरेटर के खुद ब खुद काम करता नजर आया, तो कहीं वो रिमोट कंट्रोल के इशारे पर इधर से उधर मंडराता दिखा। बिना चीजों से टकराए रोबोट ने म्यूजियम के चप्पे चप्पे को सैनिटाइज कर दिया। Робот автоматически строит цифровую карту помещения, определяет препятствия и объезжает их. कोरोना वायरस से बचाव के लिए बार बार चीजों को सैनिटाइज करना जरूरी है, लेकिन म्यूजियम जैसी बड़ी जगह को सैनिटाइज करना एक झमेला है। लेकिन दावा है कि ये रोबोट इस घंटों के कमर तोड़ काम को मिनटों में निपटा सकता है, और ये सैनिटाइजर के इस्तेमाल के मुकाबले किफायती भी है।